मेरा नाम अर्चित है। आज जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो ये नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरी माँ ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। मैं बहुत घबरा गया। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं था। मेरी उम्र उस समय 25 साल थी और मैंने 12वीं तक शिक्षा हासिल की हुई थी। इंटर कंप्लीट करने के बाद मैं काफ़ी समय से अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा था, मगर आज के दौर में जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उन्हीं को अच्छी नौकरी मिलती है। फिलहाल वक्त गुजारने के लिए तो मैं एक कपड़े की फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था। वहाँ पर मुझे इतने पैसे तो मिल जाते थे कि उन पैसों से मेरा और मेरी माँ का आसानी से गुजारा हो जाता था। वैसे भी घर में हम 2 ही तो मेंबर थे। मेरे पापा की मौत तब हुई थी जब मैं 18 साल का था। मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में नौकरी किया करते थे। उस दौर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जिस दिन से मेरे पापा की मौत हुई थी तभी से हम लोग मामूली सी जिंदगी गुजारने लगे थे। मैं और पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं पढ़ाई करता या फिर पैसे कमाता, बस इसीलिए मैं आगे न पढ़ सका और फिर मजबूरन मुझे कोई नौकरी करनी पड़ी। लेकिन अभी भी मैं किसी अच्छी नौकरी की तलाश में था। आज भी मैं कई जगह ऐसी नौकरी की तलाश करके आया था जहां से मुझे अच्छी सैलरी मिल सके, मगर अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर आया तो माँ बेहोश पड़ी हुई थी। फौरन ही मैं उन्हें अस्पताल लेकर भागा। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। जैसे ही मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें जल्द से जल्द तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन की बात सुनकर मैंने डॉक्टर की तरफ चौंक कर देखा और उनसे कहा कि ऑपरेशन? डॉक्टर साहब, कैसा ऑपरेशन? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी माँ को ब्रेन ट्यूमर है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और हमें तुम्हारी माँ का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। अगर समय पर तुम्हारी माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम्हारी माँ सारी जिंदगी के लिए कोमा में भी जा सकती है या फिर इस दुनिया को भी छोड़कर जा सकती है, क्योंकि तुम्हारी माँ की बीमारी लास्ट स्टेज पर चल रही है। मैंने कहा, मगर डॉक्टर साहब, मेरी माँ के दिमाग में तो मामूली सा दर्द रहता था, क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझे सर दर्द बताती रहती थी। डॉक्टर कहने लगे कि तुमने उनके सर दर्द को मामूली सा दर्द समझकर इग्नोर कर दिया, मगर अब उनका यही सर दर्द ब्रेन ट्यूमर बन गया है और इसके लिए तुम्हें जल्द ही उनका ऑपरेशन करवाना होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ही जीवित रह सकती है या फिर इस बीच कोमा में भी जा सकती है। ऑपरेशन का खर्च 50 लाख रुपए है। तुम अपनी माँ का ऑपरेशन करवाकर उनकी जान बचा लो। डॉक्टर की बात सुनकर तो मेरा दिमाग चक्कर खा गया था। 50 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि मैं तो 500 रुपये रोज कमाने वाला एक मामूली सा इंसान था। भला मैं 50 लाख रुपए जैसी रकम का इंतजाम कहाँ से कर सकता था? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हमारा तो कोई दोस्त या रिश्तेदार भी ऐसा नहीं था जो हमें इतने पैसे दे सकता, और मैं अपनी माँ को भी नहीं खो सकता था। एक मेरी माँ ही तो थी जिसने मुझे इतना प्यार दिया, जिसने कभी मेरी किसी ज़रूरत को पूरा करने से इनकार नहीं किया। मैं अपनी माँ का बहुत आभारी हूँ। मुझे कुछ भी करके अपनी माँ की जान बचानी होगी, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब मुझे कैसे भी करके पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं जिस फैक्ट्री में नौकरी करता था वहाँ के मालिक दिल के बहुत अच्छे थे। मैं उनके पास गया और मैंने उनको अपनी परेशानी बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि 50 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम के लिए मैं तो क्या, तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और उनसे कहा कि मालिक, कुछ भी करके मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपको अपनी महीने की सैलरी से पैसे कटवा दिया करूँगा। मेरी बात सुनकर मालिक मुस्कुराए और कहने लगे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम सारी जिंदगी मुझसे मेरी रकम कटवाते रहोगे? इतनी रकम तो तुम अपनी सारी जिंदगी कमाई करने के बाद भी नहीं चुका सकते। तुम दिन के 500 रुपये कमाने वाले मजदूर इतनी बड़ी रकम आखिर कब तक चुकाते रहोगे? माफ करना अर्चित, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने कहा, मगर मालिक, आपके लिए इतनी रकम देना तो कोई मामूली बात नहीं है। वो कहने लगे कि मामूली बात नहीं है, तभी तो तुम्हें इनकार कर रहा हूँ। 10-20 हज़ार रुपए की बात होती या फिर 30-40 हज़ार की भी होती तो मैं तुम्हें ज़रूर दे देता, लेकिन मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। उन्होंने तो जैसे मुझसे अपना मुंह ही फेर लिया था और कहने लगे कि अब तुम जा सकते हो। मैं अपना मायूस चेहरा लेकर वहाँ से निकल आया था।
आज मैं खुद को बड़ा बेबस और लाचार महसूस कर रहा था, जो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता था। मेरी माँ का ऑपरेशन डॉक्टर्स तभी स्टार्ट करते जब अस्पताल में 50 लाख रुपए जमा करवा दिए जाते, और मेरे पास अब 6 महीने से भी कम समय था। मुझे याद आ रहा था कि मेरी माँ हमेशा अपने सर में दर्द बताती रहती थी और पास के ही डॉक्टर से दवाई लेकर खा लेती थी। मेरी माँ इतनी अच्छी है कि कितनी ही परेशानी में भी घर के सारे काम करती थी और मुझे वक्त पर खाना दिया करती थी। मैं पैसों का इंतजाम करने के लिए दर दर भटक रहा था, मगर कोई भी हल निकल के नहीं आ रहा था। मेरे पास कोई ऐसा कीमती सामान भी नहीं था जिसको मैं बेचकर इतने पैसे इकट्ठे कर सकता। हमारा एक छोटा सा घर था जो ठीक से बना हुआ भी नहीं था। घर बेचने के बाद भी इतने पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता, इसलिए घर बेचने का इरादा भी मैंने अपने दिल से निकाल दिया था। दूसरी तरफ मैं सही नौकरी की तलाश भी कर रहा था, जहां से मुझे नौकरी भी मिल जाए और मैं उससे पैसों की बात भी कर सकूं। इस समय मैं बहुत मजबूर था, परेशानी की हालत में बैठा हुआ था। जब मेरे एक दोस्त ने मुझसे परेशानी की वजह पूछी तो मैंने उसे अपनी परेशानी के बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरा दोस्त मेरी बात सुनकर उदास हो गया था, क्योंकि वो खुद भी गरीब था। वो भी मेरी मदद नहीं कर सकता था। वो जानता था कि मैं अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ, तभी तो मुझे उनकी बीमारी पर सुकून नहीं मिल रहा था। फिर उसने मुझे एक सजेशन दिया। वो कहने लगा कि देखो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त तो नहीं कर सकता, मगर मैं एक आदमी को जानता हूँ जो तुम्हें अपने यहाँ नौकरी दे सकता है, और तुम अगर उसे अपनी परेशानी बताओगे तो वो तुम्हारी मदद भी कर सकता है। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर खुश हो गया। मेरा दोस्त गौरव भले ही गरीब था, मगर दिल का बहुत अच्छा था। बचपन से लेकर अब तक उसने मेरी काफ़ी सारी परेशानियों में मदद की थी। मैं उसकी बात सुनकर खुश हुआ। मैंने उससे पूछा कि कैसी नौकरी, तो वो कहने लगा कि शायद घर में काम करने की नौकरी है। उसने कहा कि कुछ दिन पहले उसके पास ये ऑफर आया था, मगर वो किसी का नौकर बनकर घर में काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इनकार कर दिया। उसने मुझसे कहा कि अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है और साथ ही पैसों की भी ज़रूरत है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने कहा, भला घर का नौकर बनने से मुझे बड़ी रकम तो नहीं मिल सकती ना, और मेरी माँ का इलाज करने के लिए मुझे बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है। नौकर को तो मामूली सी ही रकम दी जाती है, उससे ज़्यादा तो मैं अपनी फैक्ट्री में कमा लेता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसा काम करने की। वो कहने लगा कि मेरा एक दोस्त है अरुण, मैंने भी उससे यही बात कही, मगर उसने मुझे बताया था कि उस घर का मालिक बहुत अमीर है, इसलिए वो चाहता है कि उसके घर में कोई नौकर आ जाए। जो नौकर उसके घर में टिककर काम करेगा वो उसे ज़्यादा सैलरी देगा। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? उसके घर में उसे किस चीज़ की परेशानी हो सकती है? जब वो इतना अमीर है तो अपने पैसे से ना जाने कितने नौकर खरीद सकता है। तो वो कहने लगा कि इतनी बात मैं नहीं जानता। मेरे दोस्त अरुण ने मुझसे बहुत जिद की थी कि मैं एक बार उस मालिक से मिल लूं तो शायद मैं नौकरी के लिए राजी हो जाऊंगा, मगर मैं उस नौकरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। नौकर की नौकरी मैं नहीं करना चाहता था, मगर एक बार तुम वहां जाकर ट्राई तो कर लो। अगर तुम्हें बेहतर लगे तो नौकरी कर लेना, वरना तुम्हारी मर्जी। मैं तो इसीलिए कह रहा था क्योंकि वो आदमी बहुत अमीर है, लखपति है, शायद पैसे से ही तुम्हारी कोई मदद कर दे। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। मैं जब अस्पताल अपनी माँ से मिलने जाता तो उन्हें बड़ी तकलीफ में देखता था। डॉक्टर ने कहा था कि इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन होना है। जितनी जल्दी इनका ऑपरेशन होगा इतनी ही इनकी तकलीफ में कमी आ जाएगी, और मैं भी यही चाहता था कि मेरी माँ की तकलीफ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। अगले दिन मैं अपने दोस्त के बताए हुए एड्रेस पर चला गया था, और वहां जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ कोई घर नहीं था, बल्कि ये तो किसी बड़ी कंपनी का ऑफिस लग रहा था। ये एक बिल्डिंग थी। मैंने वहां जाने के बाद संजय सिंघानिया जी का नाम लिया, जो वहां की गार्ड ने मुझे बताया कि हाँ, ये उनकी ही बिल्डिंग है। वो तो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इस समय वो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, अगले हफ्ते ही वापस आ रहे हैं। तुम अगले हफ्ते आकर उनसे मुलाकात कर लेना। मैं निराश होकर वहां से वापस आ गया था, और मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुमने मुझे कैसी जगह का एड्रेस दे दिया। वो आदमी तो यहाँ रहता भी नहीं है, बल्कि अगले हफ्ते आने वाला है। मेरे दोस्त ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम अगले हफ्ते उनसे मिलने चले जाना, उनके ऑफिस जाकर ही उनसे बात कर लेना। मुझे भी उसी जगह का एड्रेस दिया गया था। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगा, मगर मुझसे एक हफ्ते का भी इंतज़ार नहीं किया जा रहा था। अभी मैं और बाकी जगह पर भी पैसों का बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी मदद के लिए कहा था,
उन सब ने मिलकर भी मुझे थोड़े थोड़े पैसे दिए तो सारे पैसे मिलाकर लगभग 20,000 रुपये हो रहे थे। मगर इन 20,000 रुपये में कुछ भी नहीं हो सकता था। अभी तो मुझे काफ़ी सारे पैसों का इंतज़ाम करना था। अगर मैं इसी तरह से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करता रहता तो मेरे पास जितना भी समय था वो सब खत्म हो जाता और शायद इस बीच मेरी माँ ज़िंदगी की जंग भी हार जाती। उसे जल्द से जल्द ऑपरेशन की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन पैसों का बंदोबस्त कहीं से भी नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे एक हफ्ता भी गुजर गया और जब मैं उस आदमी की बिल्डिंग पर पहुंचा तो संजय सिंघानिया मीटिंग में बिजी थे। जब नौकर ने उनके केबिन में जाकर उन्हें मेरे बारे में बताया तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाया था। मैं उनके सामने बैठ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि नौकरी के लिए आए हो? मैंने कहा कि जी सर, लेकिन मुझे आपसे एक मदद भी चाहिए। वो कहने लगे कि अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो मेरे मैनेजर से बात करनी चाहिए थी। तुम्हारा इंटरव्यू मेरा मैनेजर लेगा। मैंने उन्हें समझाया कि नहीं नहीं सर, मैं उस नौकरी के लिए नहीं आया हूँ। सुना है कि आप अपने घर के लिए नौकर की तलाश कर रहे हो और आप उस नौकर को भारी रकम देने वाले हो जो आपके घर नौकरी करेगा। मेरी बात सुनकर तो जैसे उनके चेहरे पर खुशी आ गई थी। पहले तो वो मुझसे नज़र चुराकर बात कर रहे थे, मगर अब उनका सारा ध्यान मुझ पर ही था। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे अपने बंगले के लिए नौकर की तलाश है। मुझे उनकी बात बड़ी अजीब लगी थी। मुझे तो लगा था कि उनका कोई मामूली सा घर होगा, मगर वो बड़े से बंगले की बात कर रहे थे। वो कहने लगे कि दरअसल यहाँ इस शहर में मेरा एक बंगला है, उसमें मेरे बच्चे रहते हैं। मेरा 21 साल का बेटा रवि और 19 साल की बेटी करीना। मेरी बेटी की तो दिमागी हालत ठीक नहीं रहती और तो और बेटा ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में बिजी रहता है। 2 साल के बाद मेरे बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो मेरा बिजनेस संभाल लेगा, लेकिन जब तक के लिए मुझे अपने बंगले का और अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए किसी नौकर की ज़रूरत है। हालांकि मैं इससे पहले भी कई नौकरों को अपने घर में नौकरी पर लगा चुका हूँ, लेकिन कोई नौकर 1 या 2 महीने से ज़्यादा टिकता ही नहीं है। मेरा बहुत बड़ा बंगला है, उस बंगले में मुझे कई नौकरों की ज़रूरत है, मगर जब कोई नौकर टिकता ही नहीं तो बहुत सारे नौकर कहाँ से आएंगे। फिलहाल तो एक नौकर भी मिल जाएगा तो मेरे लिए बहुत सुकून की बात होगी, क्योंकि मेरी बेटी बीमार रहती है। घर के कामकाज के लिए और बंगले की देखभाल के लिए मुझे किसी नौकर की ज़रूरत पड़ रही है। मैंने कहा कि आखिर आपके बंगले में ऐसी भी क्या बात है कि कोई नौकर टिकता नहीं है। तो वो कहने लगे कि ये तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, लेकिन तुम मेरे घर में नौकर की नौकरी करोगे तो मैं तुम्हें पूरे 60 लाख रुपए दूंगा। संजय सिंघानिया की बात सुनकर तो जैसे मेरे होश उड़ गए थे। मुझे तो सिर्फ 50 लाख रुपए की ज़रूरत थी, मगर ये तो 60 लाख रुपए मुझे देने के लिए तैयार थे। ऐसा नहीं था कि पैसों के बारे में सुनकर मेरी आंखों में लालच उतर आया था, बल्कि मैं तो सिर्फ अपनी माँ का ऑपरेशन करवाना चाहता था। बस एक बार मेरी माँ का ऑपरेशन हो जाता तो शायद मैं वो नौकर वाली नौकरी ना करता, क्योंकि मैंने कभी इस तरह की नौकरी नहीं की थी। मैं अभी इसी सोच में गुम था जब संजय साहब ने कहा, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है। किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करोगे तब भी तुम्हें इतनी रकम नहीं मिलेगी, मगर शर्त यह है कि तुम्हें मेरे बंगले में लगभग 3 महीने तक नौकरी करनी होगी। अगर तुम लगातार नौकरी करते रहे तो मैं तुम्हें 60 लाख रुपए दूंगा, और अगर तुम 1 ही महीने में नौकरी छोड़कर भाग गए तो तुम्हें 1 पाई भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत से नौकर ऐसे आए हैं जो ज़्यादा पैसों का सुनकर नौकरी पर लग तो गए, मगर पैसे लेकर वो दोबारा वापस नहीं आए। कुछ ऐसे भी थे जो 1 महीना होने से पहले ही बिना पैसे लिए नौकरी छोड़कर चले गए। तुम्हारे लिए शर्त सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हें नौकरी छोड़कर भागना नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा, साहब, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरी माँ का ऑपरेशन होना है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी और कहने लगे कि फिर तो और भी अच्छी बात है, तुम भी मजबूर हो और मैं भी मजबूर हूँ। इस समय मुझे तुम्हारी मजबूरी का खूब फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर मैंने तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया तो तुम मेरा काम कैसे करोगे? अपनी माँ का ऑपरेशन करवाना है तो लगातार मेरे घर में नौकरी करनी होगी। काफ़ी देर तक तो मैं अपने दिमाग में सोच विचार करता रहा कि ना जाने ऐसी भी कौन सी नौकरी है, मगर फिर मैंने सोचा कि चाहे जैसी भी नौकरी हो, इस समय मुझे अपनी माँ की जान की परवाह के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। इसलिए मैंने इस नौकरी के लिए हाँ कर दी थी। जब मैं अपनी माँ के पास जाता तो वो मुझे देखकर रोने लग जाती थी। मुझे भी उन्हें देखकर रोना आता था, मगर मैं खुद पर कंट्रोल कर लिया करता था और भरोसा दिलाता था कि आप जल्द ही ठीक हो जाओगी। जल्द ही मैं संजय सिंघानिया के साथ उनके बंगले में मौजूद था।
जब उन्होंने मुझे अपनी बेटी से मिलवाया और अपना बंगला दिखाया, वो कहने लगे कि मैं ज़्यादातर बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री रहता हूँ, इसलिए मुझे अपने बच्चों और अपने घर का ध्यान रखने के लिए नौकरों की ज़्यादा ज़रूरत है। मगर अब तुम आ गए हो तो मेरी ये टेंशन ख़त्म हो गई। अब तुम्हें मन लगाकर मेरे घर का और मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना है। घर में हर चीज़ मौजूद होगी। मैं इस बंगले को चारों तरफ से देख रहा था। ये बंगला मेरे घर से काफ़ी दूर था और तो और जंगल के बीच में मौजूद था। मैंने कहा कि सिंघानिया साहब, इतना अमीर आदमी होते हुए भी आपने इस जंगल वाले इलाके में अपना बंगला क्यों बनाया? तो वो कहने लगे कि ये बंगला नहीं, मेरा छोटा सा घर था। 40 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से ये छोटा सा घर बनाया, और जब मैं अपनी मेहनत से धीरे धीरे कामयाब होता गया तो मैंने अपने इस घर के पास की बहुत सारी ज़मीनें खरीद ली और इस छोटे से घर को बंगले का रूप दे दिया। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती थी। आज मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, उसकी यादें मेरे साथ हैं। मेरी पत्नी ने इस घर को अपने हाथों से सजाया। मेरी पत्नी के जाने के बाद मैं और ज़्यादा बिजी हो गया था। मेरे पास इससे भी बड़े बड़े कई बंगले हैं, मगर ये बंगला मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। इस बंगले का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर मेरी पत्नी ने अपने हाथ से जो चीज़ लगाई थी वो उसी तरह से आज भी लगी हुई है। वो है इस घर का बेसमेंट। वो आज भी ऐसा ही है। मैंने इसके ऊपर इस बंगले को बना लिया। मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। पिछले 5 साल से मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी बेटी बहुत अजीब हरकतें करती है। कभी कभी तो मुझे उसे देखकर बहुत डर लगता है। उसे बहुत दौरे पड़ते हैं। कभी तो वो पूरी तरह खामोश हो जाती है, कभी उसके दिमाग में बहुत दर्द होता है और कभी वो पागलपन वाली हरकतें करने लग जाती है। वैसे तो उसका इलाज चल रहा है, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकता। अब मैं अपने काम को देखूं या फिर घर को संभालूं या बच्चों को देखूं। अगर मेरी पत्नी जिंदा होती तो शायद मुझे इस मुश्किल वक्त को ना देखना पड़ता। यही वजह है कि इस घर में घर का और बच्चों का ख्याल रखने के लिए मैंने नौकरों का कई बार बंदोबस्त किया, मगर मैं हर बार असफल रहा। यहाँ तक कि मैंने लोगों को बड़ी रकम देने का भी लालच दिया, जो लोग पैसों के लिए मेरे घर का नौकर बनने के लिए तैयार हो गए। न जाने उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो यहाँ से भाग गए या फिर कुछ की मौत हो गई। पिछले साल मैंने एक 45 साल के आदमी को यहाँ नौकरी पर रखा था, मगर वो अचानक 15 दिन बाद कहीं गायब हो गया। किसी भी नौकर का गायब होना मेरे लिए कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। लेकिन जब वो यहाँ से गायब हुआ तो वो अपने घर पे नहीं पहुँचा था, क्योंकि उसके घर वाले भी यहाँ तक उसे ढूंढने के लिए आए थे, मगर वो कहाँ गया कोई नहीं जानता था। कुछ समय बाद उसकी लाश जंगल के पास वाली नदी के किनारे मिली। उसकी लाश की हालत बहुत बुरी थी। उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसकी मौत करंट के झटके देने से हुई है और शायद किसी ने उसे मारकर नदी में फेंक दिया। भगवान जाने उसके साथ ऐसा क्या हुआ। फिलहाल इस बात को छोड़ो। तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें यहाँ परमानेंट नौकरी करनी होगी। अगर तुम चाहो तो 2-3 घंटे के लिए अपने घर पर जा सकते हो, मगर 3 महीने से पहले बीच में नौकरी नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा कि जी साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं कल से ही नौकरी ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन मुझे इमरजेंसी में पैसे चाहिए। अगर इस बीच मेरी माँ को कुछ हो गया तो शायद मैं आपकी नौकरी छोड़ ही दूँगा। फिर तो मुझे आपके पैसों से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। वो हंसने लगे और कहने लगे कि अच्छा ठीक है, कुछ दिन यहाँ नौकरी करो तो सही, उसके बाद देखा जाएगा और तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। अगले ही दिन मैं सिंघानिया साहब के यहाँ नौकरी के लिए आ गया था और उसी दिन सिंघानिया साहब मुझे घर की सारी जिम्मेदारियां समझाकर फ्लाइट से 1 महीने के लिए शिकागो रवाना हो गए थे। मैंने अभी तक साहब के बेटे रवि सिंघानिया को नहीं देखा था। सुना था कि वो ज्यादातर अपनी पढ़ाई में और दोस्तों के साथ ही बिजी रहता है। इस पूरे घर में मैं अकेला था, क्योंकि साहब की बेटी करीना तो ज्यादातर अपने कमरे में ही थी। अब मुझे यहाँ का एक एक काम करना था। रात का खाना भी मैंने जैसे तैसे बना लिया था और फिर उसके बाद मैं हॉल में रखे सोफे पर बैठ गया था। अभी मैं बैठा हुआ ही था जब अचानक घर के अंदर 4-5 लोग दाखिल हुए। मैं इनको देखकर झट से खड़ा हो गया था। मैं उनको गौर से देखने लगा। उनमें से एक लड़का मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि सिंघानिया साहब ने मुझे यहाँ नौकरी पर रखा है। मेरी बात सुनकर तो जैसे उसने गुस्सा जाहिर किया था। मन ही मन वो कुछ बोल रहा था, शायद ये कहने की कोशिश कर रहा था कि डैड ने फिर से। ये कहकर वो अपने होठों को मरोड़ता हुआ खामोश हो गया था। मुझसे कहने लगा
कि अच्छा मेरे दोस्त आए हैं, हम सब लोगों के लिए चाय बना कर लाओ। मैं समझ गया था कि ये रवि सिंघानिया है। मैंने उन सब के लिए चाय बनाई और जब मैं उनके कमरे में चाय देने के लिए गया तो अचानक वो लोग मुझे देखकर खामोश हो गए, क्योंकि उन सबको देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई बहुत ज़रूरी बात कर रहे थे। फिलहाल मैं कमरे से बाहर आ गया था। थोड़ी देर के बाद वो लोग वहाँ से वापस जाने लगे। मैंने रवि साहब से कहा कि आप घर कब वापस आओगे। उसने चिढ़ते हुए कहा कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, कभी भी घर के अंदर आऊँ या बाहर जाऊँ। तुम्हें अगर यहाँ नौकरी करनी है तो मुझ पर अपनी नज़र मत रखना। वो घर से निकलकर चले गए थे। रवि सिंघानिया मुझे बड़ा ही घमंडी इंसान लगा था। अभी लगभग रात के 8 बज रहे थे। मैंने सोचा कि आज सुबह से मैं अस्पताल अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं गया, इसलिए मैं 1 घंटे के लिए अपनी माँ से मिलने के लिए चला गया था। वहाँ से जब मैं वापस आया तो मैं किचन से अपने लिए खाना लेने चला गया। वैसे भी अब मुझे यहीं रहना था। अपनी पुरानी नौकरी तो मैं कुछ दिनों के लिए छोड़ ही चुका था। मैं किचन से खाना लाकर बाहर ही कुर्सी पर बैठकर खा रहा था जब अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। मैं घबरा गया था। मैं झटके से खड़ा हो गया। खाने की प्लेट मैंने अंधेरे में ही एक तरफ को रख दी थी। मैं इधर उधर महसूस करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। न जाने लाइट कैसे बंद हो गई थी। अचानक थोड़ी ही देर गुजरी तो खुद ही लाइट आ गई और मैंने सुकून का सांस लिया। अभी फिर से मैं अपनी कुर्सी पर दोबारा आकर बैठा तो मुझे कांच टूटने की आवाज़ आई और ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर से आई थी। न जाने क्यों मैं घबरा गया था और मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि इस पूरे बंगले में मेरे और करीना बेबी के अलावा कोई भी नहीं था, जबकि वो अपने कमरे में सो रही थी। मैं ऊपर की तरफ भागा तो अचानक मुझे किसी की धीमी धीमी आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ किसकी थी और कहाँ से आ रही थी? जब मैंने ये जानने की कोशिश की तो अचानक फिर से घर की लाइट भाग गई और अब की बार लाइट बार बार जलबुझ हो रही थी। मैं चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देख रहा था। मेरा शरीर थर-थर काँप रहा था। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था कि मुझे इतना डर लग रहा हो। अब मुझे समझ आया था कि यहाँ पर आने वाले नौकर यहाँ से क्यों भाग जाते थे। मैं अब चलते चलते रुक गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। लाइट थी कि एक जगह टिकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक फिर से तेज तेज कांच टूटने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई कांच के बर्तन तोड़ रहा है। मैं फिर से जहाँ से कांच टूटने की आवाज़ आ रही थी उधर भागने लगा, मगर ये बंगला इतना बड़ा था कि मेरी समझ नहीं आ रहा था कि कांच आखिर किधर से टूट रहा है। थोड़ी देर गुजरी तो लाइट एक तरफ थमी और कांच टूटने की आवाज़ भी बंद हुई तो अचानक किसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बड़ी दर्द भरी तकलीफ के साथ रो रहा है। ये किसी लड़की की आवाज़ थी। जब वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए भाग कर आई और उसने मेरा गला दबोच लिया। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। मैं डरा हुआ था, इसलिए मैं भी चीखने लगा और उसको खुद से छुड़वाने लगा, मगर जब मैंने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि करीना जी थी। मैंने उन्हें खुद से छुड़वाया तो वो पीछे की तरफ गिर गई थी और फिर अचानक सहम कर एक तरफ बैठ गईं। वो तो बड़ी ही डरावनी लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। इसका मतलब ये था कि इसके अंदर कोई आत्मा छुपी हुई थी, तभी तो वो ये सब कुछ कर रही थी। मुझे तो करीना से बहुत डर लग रहा था। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से अभी और इसी समय भाग जाना चाहिए, मगर फिर मुझे ये सोचकर खामोश होना पड़ा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। वो रात मेरी बड़ी ही खतरनाक रात गुजरी थी। उस रात के बाद मैं बहुत डरा सहमा सा रहने लगा था। करीना को तो मैंने उसके कमरे तक पहुँचा दिया था, मगर सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी। अब हर दिन मेरे साथ ऐसा ही होने लगा था। हर दिन कोई ना कोई डरावना हादसा मेरे साथ होता जिससे मैं बुरी तरह से डर जाता था। कभी तो जोर जोर से छत का पंखा हिलने लगा था तो कभी किसी के बोलने की आवाज़ आती थी। मैं तो करीना के कमरे के पास भी नहीं भटकता था। वो कमरे का सामान उठा उठा कर फेंकती थी, अजीब अजीब हरकतें करती थी, कमरे से बाहर निकलकर बाहर भागने की कोशिश करती थी। इस सब में अजीब बात ये थी कि करीना पागल थी या फिर कोई और बात थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरा यहाँ से भागने का बहुत मन करता था, मगर मैं भाग नहीं सकता था क्योंकि मेरी आंखों में मेरी माँ का चेहरा आ जाता था। एक दिन तो साहब ने घर के टेलीफोन पर कॉल करके मुझसे कहा था कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रख रहे हो ना, उसे टाइम पर दवाई और खाना तो देते हो ना। अब मैं उन्हें क्या जवाब देता कि मुझे तो उनकी बेटी से बहुत डर लग रहा था। मैं तो उसके करीब भी नहीं गया था। 2 दिन गुजर गए थे
उसको खाना देना तो दूर, मैंने उसे कमरे के अंदर बंद करके रखा हुआ था। सिंघानिया साहब से तो मैंने यही कहा था कि मैं उनकी बेटी का ख्याल रख रहा हूँ, मगर मुझे इस घर में बहुत डर लग रहा था। उनकी बेटी को कमरे में बंद करने के बावजूद भी कभी खिड़कियों की खड़खड़ाहट की आवाज़ आती थी, तो कभी पंखा काफ़ी देर तक हिलता रहता था, कभी कांच के बर्तन टूटने की बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती थी, तो कभी कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता था। लेकिन मुझे हिम्मत से काम लेना था। मैं समझ गया था कि या तो इस घर में कोई प्रॉब्लम है या फिर करीना में, मगर यहाँ पर मुझे अभी 3 महीने तक रहना था। इतना लंबा समय मैं ऐसी हालत में कैसे गुजार सकता था। एक दिन करीना की आवाज़ पूरी तरह से आनी बंद हो गई थी। मैं घबरा गया। मुझे हिम्मत करके उसके कमरे का दरवाज़ा खोलना था और उसे देखना था कि वो क्या कर रही है। मैं धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ गया। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि वो ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। कमरे का सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था। मैंने जल्दी से उसे बिस्तर पर लिटाया। वो बेचारी बड़ी ख़राब हालत में थी। मैंने देखा कि उसको तो बहुत तेज़ बुखार था। शायद उसे दवाई और खाना ना देने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। मैंने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की। थोड़ी देर के बाद जब वो होश में आई तो मैंने सबसे पहले उसके आगे खाना रख दिया, तो वो ऐसे बिलक बिलक कर खा रही थी जैसे वो खाने का ही इंतज़ार देख रही हो। अब मुझे एहसास हुआ था कि मैं उसका ख्याल ना रखकर बहुत बड़ी गलती कर रहा था। मैं धीरे धीरे हिम्मत करके उसके कमरे में जाने लगा था। वो मुझ पर जानलेवा हमला करती, मैं फिर भी उस सब को बर्दाश्त करता और उसके जानलेवा हमले से बचने की कोशिश करता था। मैंने देखा था कि उसके अंदर बहुत कमज़ोरी आ गई थी। साहब मुझे जैसे जैसे दवाई बताकर गए थे, मैं उसे वैसे ही दवाई दिया करता था। 4 दिन गुजर गए थे, मगर मैंने अभी तक रवि साहब को घर में आते हुए नहीं देखा था। एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था जब मुझे कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ आने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे घर में किसी तरह की खटर पटर भी हो रही है। मुझे डर लगने लगा, जैसे फिर से कुछ होने वाला है, कोई मुझे तंग करने के लिए आ गया है। मगर ये आवाज़ तो कई लोगों के बोलने की लग रही थी। मैं जैसे ही घर से बाहर आया तो ऐसा लगा जैसे कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। मैं उन आवाज़ों को फॉलो करता हुआ बाहर के हॉल तक पहुंचा, जब अचानक मेरी नज़र बेसमेंट के दरवाजे पर गई। बेसमेंट का दरवाज़ा हॉल में ही मौजूद था, उसमें सीढ़ियाँ जा रही थी। मैं जैसे ही नीचे की तरफ उतरा, मैंने देखा कि रवि साहब और उनके साथ लगभग 5 या 6 लोग मौजूद थे और वो लोग बेड को साइड में करके वहाँ उस गड्ढे में माल को रख रहे थे। ये सब देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर इस घर में ये क्या चल रहा है। इससे पहले कि वो लोग मुझे देख लेते, मैं फौरन ही वहाँ से आ गया, क्योंकि उस समय उनमें से कोई वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था और जाने वाला इंसान अगर बाहर निकलता तो मुझे देख लेता, इसीलिए मैं छुप गया था। अब थोड़ी थोड़ी मुझे कहानी समझ आ रही थी। रवि साहब कुछ तो गड़बड़ कर रहे थे। फिलहाल मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। सुबह के समय जब मैं करीना के कमरे में उसे नाश्ता देने के लिए गया तो नाश्ता रखकर मैं पलटकर आने ही वाला था जब उस दिन उसने कहा कि सुनो। उसने इस तरह से मुझे आवाज़ लगाई थी जैसे कोई नॉर्मल इंसान आवाज़ लगाता है। उसके आवाज़ लगाने से मुझे कपकपाहट होने लगी थी, मगर मैं क्या करता, उसकी बात सुननी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। उसने कहा कि मुझे नाश्ते में दूध नहीं बल्कि चाय चाहिए, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। जब उसने ये कहा तो ऐसा लगा जैसे वो कोई पागल लड़की नहीं बल्कि पूरी तरह से ठीक है। मैं उसके लिए चाय बनाकर ले आया था। उसने चाय पी और मुझसे 2 बातें भी की। इसी दौरान उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो बीमार है, मगर समझ नहीं आता था कि वो उल्टी सीधी हरकतें क्यों करती थी। उसने मुझसे कहा कि मेरा कमरा बहुत गंदा हो रहा है, प्लीज़ मेरे कमरे की सफाई कर दो, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मगर न जाने मुझे क्या हो जाता है कि मैं खुद ही अपना कमरा ख़राब कर देती हूँ। मैंने उससे कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं आपके कमरे की सफाई कर दूंगा। नाश्ता करने के बाद वो बिस्तर पर लेट गई। मैं सफाई कर रहा था। जब मैंने बेड के नीचे की सफाई लगाई तो कुछ दवाइयों के रैपर्स बाहर आए थे। मैंने उनको खोल कर देखा। ये दवाइयाँ तो बहुत ही अलग थीं। ये दवाइयाँ वो नहीं थी जो करीना मैडम खाया करती थी, क्योंकि उसकी दवाइयों की पहचान मुझे हो गई थी। संजय साहब मुझे अपनी बेटी की दवाइयों के बारे में बताकर गए थे और वो सारी ही दवाइयाँ मेरे पास थी जो मुझे उन्हें वक्त पर देनी थी। तो फिर ये किस चीज़ की दवाइयाँ थी और ये बेड के नीचे क्या कर रही थी? इन दवाइयों के रैपर मैंने अपनी जेब में रख लिए। करीना मैडम से कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के बाद वो दवाई खाकर आराम से लेट गई थी।
मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि रवि साहब करीना की कमरे की तरफ आ रहे थे। वो मुझ पर चिल्लाए और कहने लगे कि तुम मेरी बहन की कमरे में क्या कर रहे थे। मैंने कहा कि साहब मुझे उनकी जिम्मेदारी देकर गए हैं, मैं उनको नाश्ता देने के लिए गया था और उनके कमरे की भी सफाई कर रहा था। वो कहने लगे कि अच्छा चलो यहाँ से जाओ और कुछ देर तक इधर भटकना भी मत। वो तो कमरे के अंदर चले गए थे, मगर न जाने क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं वहीं खड़ा रहा। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया था, मगर कमरे का दरवाज़ा इतना खुला हुआ था कि मैं अंदर का नज़ारा आराम से देख सकता था। वो करीना जी के पास बैठ गए और उनका सर सहलाने लगे। वो सो रही थी। उनको जगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब करीना जी जाग गईं तो उन्होंने कहा कि करीना, मैं तुम्हारी दवाई लेकर आया हूँ, तुम्हें दवाई नहीं खानी। मगर ये तो बहुत ही अजीब बात थी, उन्हें तो दवाई मैं खिलाकर आ चुका था। करीना जी उठकर बैठ गईं। उन्होंने अपनी जेब से दवाई निकाली और उन्हें पानी के साथ देने लगे। उस दवाई के रैपर्स बिल्कुल ऐसे थे जैसे मुझे सफाई के दौरान मिले थे। न जाने क्यों मुझे रवि साहब ठीक नहीं लगता था। इस समय मैं उनको रोक भी नहीं सकता था और ना ही कुछ उनसे पूछ सकता था कि आखिर आप करीना जी को दवाई दोबारा से क्यों खिला रहे थे। मैं इस समय घर से निकल आया और अपनी माँ से अस्पताल मिलने के लिए चला गया था। कुछ देर माँ से बातचीत करने के बाद मैं डॉक्टर के पास चला गया और मैंने डॉक्टर को वही वाले दवाई के रैपर्स दिखा दिए जो मेरे पास मौजूद थे। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आखिर ये किस चीज़ की दवाई है। डॉक्टर ने तो मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। डॉक्टर कहने लगे कि ये दवाई तो इंसान का दिमाग खराब करने के लिए उसे दी जाती है। मैंने कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, शायद ये दवाई पागल इंसान को ठीक करने की दवाई है। डॉक्टर साहब कहने लगे कि मैं आपसे बेहतर जानता हूँ, ये दवाई किसी नॉर्मल इंसान का दिमाग खराब करने की दवाई है। इससे कोई भी इंसान पागलपन जैसी हरकतें कर सकता है। उसके दिमाग पर इतना ज्यादा दबाव बनता है कि 80% लोग पागल हो जाते हैं, जबकि 10% लोग कभी कभी समझदारी की बातें भी करने लगते हैं। मगर ये दवाई लेने वाला इंसान नॉर्मल नहीं रहता। मुझे ये बात सुनकर बड़ा ही अजीब लगा था। क्या जो मैंने अपनी आंखों से आज देखा और जो डॉक्टर ने मुझे बताया वो सब कुछ सच था? इसका मतलब ये था कि रवि साहब खुद ही अपनी बहन का दिमाग खराब कर रहे थे। मगर वो ऐसा क्यों कर रहे थे? और कल रात मैंने उनको देखा था कि बेसमेंट में उनके साथ कुछ लोग मौजूद थे और बहुत सारा सोना भी था और वो सोने से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे। और फिर घर में वो सारी अजीब अजीब हरकतें होना। आज मेरा इस घर में 5वां दिन था। मैंने सोच लिया था कि मैं करीना जी का बहुत ख्याल रखूंगा, अपनी तरफ से उन्हें ठीक करने की कोशिश करूंगा, जितना हो सकेगा उन्हें उनके भाई से दूर रखने की कोशिश करूंगा। मैं करीना जी के कमरे में ही मौजूद था, उनसे बातें करने की कोशिश कर रहा था, उनका बहुत ख्याल रख रहा था। उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई तो मैं उनकी दवाइयाँ लेकर भी आया था। मैंने उन्हें समय पर दवाई देना शुरू कर दिया, लेकिन ये काम मेरे लिए कुछ आसान नहीं था। एक दिन करीना जी बिल्कुल ठीक हालत में थी, मुझसे सही तरीके से बात कर रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या इस घर में भूत है। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि नहीं, यहाँ पर कोई भूत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ कोई भूत है? मैंने कहा, रात को यहाँ पर अजीब अजीब सा माहौल हो जाता है। वो कहने लगी कि मेरी तो तबीयत खराब रहती है, मैं तो अपने कमरे के अंदर ही रहती हूँ और तुम जानते हो कि जब मेरी तबीयत बिगड़ती है तो मुझे अपना होश ही नहीं रहता। मगर इस घर में हम लोग कई सालों से रह रहे हैं, हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। हाँ, लेकिन तुमसे भी पहले यहाँ पर बहुत सारे नौकर आए हैं, मगर वो लोग ज़्यादा दिन नहीं रुकते। मेरा इस घर में रुकना मेरी मजबूरी थी और यहाँ जो भी होना था वो मुझे बर्दाश्त करना ही था। इसलिए अब रात को मेरे साथ जो कुछ भी होता उसे मैं बर्दाश्त करता था। डर लगता तो अपने डर को पी जाता था। एक दिन करीना जी बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। शायद रवि साहब ये नोटिस करने लगे थे कि मैं करीना जी को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा। मैं उनके कमरे के दरवाजे के बाहर कुर्सी रखकर बैठा रहता था। जब वो सोकर उठती तो उनके सारे काम किया करता था। रवि साहब ने एक दिन मुझ पर जानलेवा हमला किया। वो मेरे सामने आए और उन्होंने बंदूक मेरे माथे पर टेक दी। मुझसे कहने लगे कि यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा, मगर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? उस समय मेरे माथे पर बंदूक थी, मेरा शरीर थर-थर कांप रहा था, मगर मैंने हिम्मत जुटाई और उनका डटकर सामना किया। वो कहने लगे कि तुमसे पहले भी यहाँ बहुत सारे नौकर आए हैं जिनके साथ मैंने यही सब किया। या तो उन्हें मार दिया या फिर उन्हें डरा धमकाकर यहाँ से भेज दिया। 2 दिन से देख रहा हूँ
तुम बहुत चालाकी दिखा रहे हो। मेरी बहन को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहे। आखिर क्या माजरा है? मैंने कहा कि कोई माजरा नहीं है, मैं अपनी नौकरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। वो हंसने लगा और कहने लगा, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। मगर मैंने उनसे कहा कि चाहे जो हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अभी तक यहाँ से डरकर भाग गए। बस वो दिन मेरा बड़ा ही खतरनाक दिन था। रवि साहब ने मेरे कंधे में गोली मार दी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्होंने बातों ही बातों में बताया कि जिस दिन से तू यहाँ पर आया है उसी दिन से तुझे डराने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ताकि तू बाकी लोगों की तरह इस घर में भूत समझकर यहाँ से भाग जाए। तू तो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाएगा, मुझे ही कुछ न कुछ बंदोबस्त करना होगा। रवि साहब मुझे खचेड़ते हुए स्टोर रूम में ले गए थे। मैंने देखा था कि स्टोर रूम की हालत बड़ी ख़राब हो रही थी। रवि साहब ने मुझे कुर्सी से बांध दिया और कहने लगे कि कुछ दिन तू यहीं बंधा रहेगा तो मर जाएगा और फिर तेरी लाश को ठिकाने लगा दूंगा। मैं अपने काम में किसी की रुकावट नहीं चाहता। तू बड़ा शातिर है, तेरा कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना तू मेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है। वो ये कहकर वहां से चला गया था। मैंने अपने आप को खोलने की बहुत कोशिश की। मेरे कंधे में गोली लगी थी। गोली तो पार हो गई थी मगर जख्म छोड़ गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था मगर कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। स्टोर रूम का दरवाज़ा भी बंद था और मेरे हाथ पैर कुर्सी से बंधे हुए थे। मैं लाख कोशिश करने के बावजूद भी नाकाम रहा था और फिर मैं बेहोश हो गया। न जाने मैं कितने दिन तक बेहोश रहा था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी मगर मुझे करीना जी को बचाना था। अब समझ आया था कि यहाँ के नौकर भागते नहीं थे बल्कि उनको रवि सिंघानिया भगा दिया करता था, कभी अपनी धमकियों से तो कभी उन्हें जान से मारकर। मगर मुझे बचना था। मुझे अपनी माँ का ऑपरेशन करवाना था, इसलिए जिंदा रहना था और रवि सिंघानिया की हकीकत उसके पिता के सामने लानी थी। एक तरफ वो अपनी बहन की जान के साथ खेल रहा था तो दूसरी तरफ कुछ मासूम लोगों की भी जान ले चुका था। कई दिनों तक मैं कुर्सी से बंधा रहा मगर मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि मेरे हाथ खुल जाएं। शायद एक हफ्ता गुजर चुका था जब रवि सिंघानिया कमरे के अंदर आया और उसने मेरे सामने आकर मुझसे कहा कि अभी तू मरा नहीं है, कुछ दिन और है तेरे लिए, तू जल्दी ही मर जाएगा। वो सिगरेट पी रहा था और उसने वही सिगरेट मेरे हाथों पर दाग दिए। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था और उससे कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो कहने लगा, ताकि तू यहाँ से भाग जाए। अपनी बहन को तो मैंने समझा कर रखा हुआ है मगर तू मेरे काम में रुकावट बन रहा है। हालांकि अभी बना नहीं है, कुछ दिन बाद जब तुझे मेरी सच्चाई पता चल जाएगी तो तू भी बाकियों की तरह सच्चाई मेरे पिता को बताने के लिए बेचैन रहेगा। इससे पहले वो दिन आए, मैं तुझे यहाँ रहने ही नहीं दूंगा। तेरे पास अभी भी मौका है, यहाँ से भाग जा और फिर कभी यहाँ पलटकर मत आना। मरने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी खुद बचा ले। और हाँ, यहाँ से भागने के बाद अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की, मेरे पापा को या किसी पुलिस वाले को बताने की कुछ भी कोशिश की, तब भी तू मेरे हाथों से ही मारा जाएगा, क्योंकि तुझसे पहले भी कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से भागने का मौका मिलने के बाद मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा चुके हैं। मगर पुलिस वालों को भी मैंने खरीदा हुआ है। उसकी बातें सुनकर तो जैसे मैं हैरान रह गया था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा था। सिंघानिया साहब का बेटा इतना खतरनाक भी हो सकता है, ये मैं नहीं जानता था। उसने मुझ पर बहुत जुल्म किया। वो मुझे मारना चाहता था मगर मुझे हिम्मत जुटानी थी। अपनी जान पर खेलकर यहाँ समय बिताना था और फिर पैसे लेने थे। धीरे धीरे वक्त इसी तरह से गुजरता गया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। रवि सिंघानिया ने मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया था। मैं उसकी कोई बात नहीं मानता था। मैं मन ही मन भगवान से अपनी माँ की जिंदगी की दुआएं मांग रहा था, जबकि मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी। कई दिन हो गए थे मैं अपनी माँ से भी नहीं मिला था। शायद मेरी माँ को मेरी परेशानी का एहसास हो गया था। माँ तो माँ होती है, वो अपनी हर दुख तकलीफ में अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। शायद मेरी माँ की दुआओं का ही नतीजा था जो मेरे हाथ रस्सी से खुल गए। मैंने बहुत कोशिश की थी अपने हाथ खोलने की और फिर फाइनली मेरे हाथ खुल गए थे। मैंने जल्दी से अपने पैर भी खोले और वहां से भागने का रास्ता तलाश करने लगा। अब तो मुझे ये भी पता नहीं था कि मुझे यहाँ पर बंद हुए कितना समय हो गया। रवि साहब शायद यही समझता था कि मैं मर गया हूँ, क्योंकि फिर से कई दिनों तक वो यहाँ पर नहीं आया था। शायद रात का समय था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी सी गाड़ी आ रही है, मगर इस स्टोर रूम में काफी ऊंचाई पर जाकर एक रोशनदान लगा हुआ था।
मुझे बाहर का नज़ारा देखना था। मैंने स्टोर रूम में मौजूद 2-3 कुर्सियां एक के ऊपर एक रखी और मैं बड़ी मुश्किल से उनके ऊपर खड़ा हुआ था और रोशनदान से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा कि 4-5 लोग मौजूद थे, उनमें से रवि भी था। वो लोग बड़े बड़े बॉक्स उतार रहे थे। अचानक एक आदमी के हाथ से बॉक्स छूटकर जमीन पर गिर गया और उसमें से सोना निकला था। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी और अब मैं समझ गया था कि यहाँ सोने की स्मगलिंग हो रही है। अब मैं क्या करता? मेरे पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं अभी उन लोगों को देख ही रहा था कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं बड़ी जोर से जमीन पर गिरा था। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मैं खुद की भी मदद नहीं कर सकता था। मैं बस बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी भी तरीके से मैं इस स्टोर रूम से बाहर निकल जाऊं। यहाँ नौकरी करना मेरे लिए सच में खतरे से खाली नहीं था। हालांकि मेरी जान पर बन आई थी, मगर इंसान के आगे जब मजबूरी आ जाती है तो उसे अपनी मजबूरी को पूरा करने के लिए न जाने कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं। वैसे तो इस स्टोर रूम में ढेर सारा सामान पड़ा हुआ था, मगर मेरी मदद इनमें से क्या चीज कर सकती थी, ये मेरी समझ नहीं आई। फिर अचानक मेरा ध्यान उस रस्सी पर गया जिस रस्सी से मैं बंधा हुआ था। मैंने फिर से कुर्सियों को इस तरह से इकट्ठा किया और उन पर चढ़ने की कोशिश की और उस रोशनदान तक पहुंच गया। मैंने उस रस्सी को रोशनदान से बांध दिया और फिर नीचे उतरकर रोशनदान की जाली तोड़ने की कोशिश करने लगा। वो बहुत मजबूत थी और मैं कमजोर, इसीलिए उसको तोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैं जानता था कि भगवान किसी भी तरह से मेरी मदद जरूर करेगा, इसलिए मैंने अपनी जितनी जान लगानी थी उस पर लगा दी। रस्सी टूट गई मगर रोशनदान नहीं टूट सका। मुझे रह रहकर अपनी माँ की फिक्र सता रही थी। फिर मेरी नज़र एक और रोशनदान की तरफ गई जो मुझे इस बंगले से बाहर तो नहीं निकाल सकती थी, मगर मुझे इस कमरे से बाहर निकाल सकती थी। ये रोशनदान अंदर से ही बंद था। ये स्टोर रूम के दरवाजे के ऊपर बना हुआ था। मैंने फिर से कुर्सियों को इकट्ठा किया और जैसे तैसे रोशनदान को खोलने की कोशिश की। वो रोशनदान खुल गया था। मैंने उसमें अपनी गर्दन डालकर चारों तरफ देखा तो मुझे घर के अंदर कोई भी नजर नहीं आया था। मैं उस रोशनदान से कमरे के बाहर कूद गया जिससे मेरे चोट आई थी, मगर मैं स्टोर रूम से तो निकल ही गया था। भागकर मैं सबसे पहले करीना के कमरे में गया। मैंने देखा कि करीना की कंडीशन बहुत खराब हो रही थी। वो डरी सहमी एक तरफ बैठी हुई थी और बुरी तरह से रो रही थी। वो कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं थी। मैंने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, मगर वो शोर मचाने लगी तो मैंने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा भाई तुम्हारी जान लेना चाहता है। वो तुम्हें गलत दवाइयाँ देकर तुम्हें पागल कर रहा है, मगर वो बेचारी तो अपने होश से बेगानी थी। वो मेरी बात कैसे समझ सकती थी? लेकिन अब मेरी जान को बहुत खतरा था। अगर मुझे रवि सिंघानिया यहाँ देख लेता तो वो मुझे जान से मार देता। मुझे कुछ भी करके ये सच्चाई संजय सिंघानिया के सामने लानी थी कि उनका बेटा उनकी पीठ पीछे क्या क्या करता है। इस जंगल जैसी जगह पर बंगला होने का वो पूरी तरह से फायदा उठाता था, मगर मैं ये तो जान गया था कि घर के बेसमेंट में उनका बेटा ये सारा सोना रखता है। करीना मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, तो मैं उसका मुंह दबोचकर खामोशी से उसे घर से बाहर लेकर निकल गया था और बड़ी मुश्किल से मैं उसे अपने घर लेकर आ गया था। इस बीच मुझे किसी ने नहीं देखा था। उस समय शायद रवि सिंघानिया घर पर मौजूद नहीं था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं करीना का भी इलाज करवा सकता। उसे फिलहाल मैंने अपने घर में जगह दी हुई थी। मुझे इंतजार था तो सिर्फ संजय सिंघानिया के इंडिया वापस आने का। फिर मैं उनको सारी सच्चाई बता देता। मैं उनके बेटे की काली करतूत अपनी आंखों से देख चुका था। वो सारा ही सोना घर के बेसमेंट में इकट्ठा करता था। ये बात तो मुझे संजय सिंघानिया ने बताई थी कि उन्होंने बेसमेंट के ऊपर अपना घर बनाया हुआ है। बेसमेंट में एक छोटा सा कमरा था जो उनका पुराना घर हुआ करता था। मैं हर रोज करीना को अपने घर में छोड़कर संजय साहब के ऑफिस जाकर उनका इंतजार करता था, क्योंकि अब मुझे कुछ भी करके उनसे बात करनी थी। मैं जब भी घर से निकलता अपना मुंह छुपाकर निकलता था ताकि मुझे कोई पहचान न सके, क्योंकि ये बात तो मैं अच्छे से जानता था कि मेरे वहां से गायब होने पर रवि सिंघानिया इतनी आसानी से नहीं बैठेगा। उसने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की होगी। सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे घर के बारे में ना तो संजय सिंघानिया जानता था और ना ही रवि सिंघानिया। भगवान की कृपा से पूरे 2 दिन बाद ही मुझे खबर मिली कि संजय साहब इंडिया वापस आ गए, मगर वो बहुत बेचैन हैं। उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया। ये खबर जब मैंने सुनी तो मेरे होश उड़ गए थे और उसी दिन पुलिस हमारे दरवाजे पर आ गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पुलिस ने मुझे धक्का दिया और पुलिस घर के अंदर चली गई।
पुलिस ने जब जाकर संजय साहब को बताया कि आपकी बेटी को इसी ने किडनैप किया है, तो वो मेरे करीब आए और उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैंने आपकी बेटी को किडनैप नहीं किया, बल्कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन वो तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उधर करीना 2 दिन मेरे साथ रही, मगर उसकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा था, क्योंकि मेरे घर आने के बाद उसे वो दवाई नहीं मिली थी जिससे उसका दिमाग खराब हो रहा था। लेकिन कंडीशन उसकी अभी भी ठीक नहीं थी। वो अपने पापा के पास गई तो बहुत डरी हुई थी। पुलिस को देखकर वो और ज्यादा डर गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तो तुम्हें अपने घर काम पर रखा था, मगर तुमने मेरी बेटी को ही किडनैप कर लिया। मैंने कहा कि नहीं साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं आपकी बेटी को इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आपकी बेटी के साथ बहुत गलत हो रहा था, मगर वो कहाँ मेरी बात सुनने वाले थे। मैं मुसीबत से निकलने के बजाय मुसीबत में फंसता चला जा रहा था। मुझे जेल पहुंचा दिया गया था, जबकि संजय साहब अपनी बेटी को लेकर घर चले गए थे। जेल लाने के बाद पुलिस वालों ने मुझे बुरी तरह से मारा था। बस उन लोगों की जबान पर यही सवाल था कि तूने उस लड़की को किडनैप क्यों किया, और बता कि तूने उसके साथ क्या क्या किया। मुझे अपनी माँ की फिक्र थी। एक अपनी माँ का ऑपरेशन करवाने के लिए मुझे ना जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, मगर मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया था। संजय सिंघानिया से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो अपने बेटे पर बहुत भरोसा करते थे और मैं जानता था कि ये सारी बात उसके दिमाग में उसके बेटे ने ही डाली होगी। मैंने जेल में दरख्वास्त डाली कि मुझे संजय सिंघानिया से अकेले में बात करनी है। वो मुझसे मिलने के लिए आ गए थे, मगर वो मुझ पर बहुत बरस रहे थे। उन्हें मेरी ये हरकत पसंद नहीं आई थी। वो चाहते थे कि वो मुझे फांसी चढ़वा दें, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। मेरे घर का एड्रेस भी उन्होंने निकलवा लिया था। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैंने उनको वो सब बता दिया, और ये भी बताया कि आपके बेटे की वजह से ही वहाँ पर कोई नहीं टिकता। आपका बेटा ना जाने कितने लोगों को मार चुका है। वो एक स्मगलर है। घर में हर रात स्मगलिंग के माल की गाड़ी आती है। आपका बेटा उसकी स्मगलिंग करता है। और तो और आपकी बेटी कभी ये सब देखकर आपको ना बता दे, इसलिए वो उसको इस तरह की दवाइयाँ देकर उसका दिमाग खराब कर रहा है। वो यही चाहता है कि अगर इस घर में कोई आया तो वो सारी सच्चाई आपको बता देगा, और वो अपनी सच्चाई किसी के सामने नहीं आने देना चाहता। इसलिए उसने मुझे भी जान से मारने की कोशिश की और वहां से जाने के लिए कहा था, मगर मैं नहीं भागा। आपको लगा कि मैंने आपकी बेटी को किडनैप किया, मगर मैं आपकी बेटी की जान बचाकर उसे वहां से लेकर आया हूँ। मेरी सारी बात संजय सिंघानिया खामोशी से सुनता रहा। ना जाने उनके दिमाग में क्या आया। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने कहा, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अपने घर के बेसमेंट में जाकर ये सब कुछ देख सकते हो। मैं तो आपको ये सब कुछ बताने के लिए बेचैन हो रहा था। आपका ना जाने कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। अपनी पहचान छुपाकर आपके ऑफिस जाता था ताकि पता चले कि आप विदेश से आए या नहीं। आपके बेटे ने मुझे भी बहुत नुकसान पहुंचाया। वो मुझे मार देना चाहता था। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ का ऑपरेशन करवा दीजिए। अगर मेरी माँ की जान चली गई तो मेरी ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, और हो सके तो अपनी बेटी की भी जान बचा लीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने बेटे पर भरोसा किया तो आपकी बेटी की जान जा सकती है। मेरी पूरी बात सुनने के बाद भी संजय सिंघानिया को मेरी बात पर यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे मेरे बेटे के खिलाफ भड़का रहे हो। तुमने मेरी मासूम बेटी के पागल होने का फायदा उठाया और उसके साथ जबरदस्ती करके उसे अपने घर ले गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। अब इससे ज्यादा मैं उनके लिए कुछ और नहीं कर सकता था, और ना ही उन्हें सफाई दे सकता था। मुझे अगर फिक्र थी तो सिर्फ अपनी माँ की फिक्र थी। वो वहां से जा चुके थे, जबकि मैं अपनी माँ की जिंदगी की दुआएं मांग रहा था। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं थी। पूरी रात मुझे इसी तरह से गुजर गई, बल्कि जेल में रहते रहते 3 दिन गुजर गए थे। 3 दिन बाद अचानक पुलिस इंस्पेक्टर आया और उसने कहा कि तुम्हारी जमानत हो गई है, तुम्हें बाइज्जत रिहा कर दिया गया है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जेल में जो मेरे साथ सुलूक किया गया था उस हिसाब से तो मुझे यही लगता था कि मेरे साथ बहुत गलत किया जा रहा है। अचानक भगवान ने मेरी इस तरह से मदद की कि मैं इस जेल से इज्जत के साथ रिहा हुआ था। और तो और रवि सिंघानिया और उसकी पूरी टीम को अरेस्ट कर लिया गया था।
ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब मैंने सिंघानिया साहब को उनके बेटे की सारी सच्चाई बताई थी तो उन्हें मेरी बात पर यकीन तो नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके साथ भी कुछ ऐसे हादसे हो चुके थे जिसकी वजह से कभी कभी उनको अपने बेटे पर शक हुआ था। जैसे पहले जब बंगला खाली होता था तो अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करते थे तो वो उन्हें बताती थी कि उसका भाई उसे कोई दवाई खिलाने की कोशिश करता है और वो उसे नहीं खाना चाहती, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती उसे खिला देता है। एक दो बार उसे किसी के चीखने चिल्लाने की भी आवाज आई थी और फिर हर बार नौकर का यूं गायब हो जाना। ये सब काफी लंबे समय से संजय सिंघानिया के दिमाग में खटक रहा था, मगर मेरी बात सुनने के बाद उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। जब वो मुझसे मिलने के बाद अपने घर गए तो उन्होंने अपने बेटे को बताया कि उस नौकर को उन्होंने जेल करवा दी है और अब वो कल ही दोबारा से विदेश रवाना हो जाएंगे। अगले दिन वो घर से निकल गए, लेकिन उनकी नज़र अपने बेटे पर थी। वो घर से नहीं गए थे बल्कि अपने ही घर में खामोशी से छुप गए थे और अपने घर के माहौल को भांपने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने बेटे की हरकतें जानना चाहते थे। अगर उनका बेटा सच में दोषी था तो वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, लेकिन खामोशी से सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से अपने बेटे को करते हुए देख लिया था। रवि को उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ से किरण को लेकर गायब हो जाऊंगा। वो बहुत घबरा गया था। वो मुझे तलाश करने की कोशिश कर रहा था। उसे नहीं पता था कि मैं कहाँ से आया था। उसने अपने पिता को कॉल करके कहा कि वो नौकर उसकी बहन को घर से ले गया और उसका कोई अता पता नहीं चल रहा। संजय सिंघानिया ने पुलिस के जरिए मेरा पता लगाया और फिर इस तरह उन्होंने मुझे जेल पहुंचा दिया। मगर जब सारी सच्चाई खुलकर उनके सामने आई तो उन्होंने मुझे रिहा करवाकर अपने बेटे को अरेस्ट करवा दिया, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उनके घर के बेसमेंट में बेड के नीचे गड्ढा करके उनका बेटा उसमें सारा स्मगलिंग का माल इकट्ठा करता था। उसके बहुत सारे माफिया लोगों से कनेक्शन थे। उसने बहुत सारे लोगों का मर्डर भी किया था। कुछ ऐसे नौकर भी मौजूद थे जो सारी सच्चाई संजय सिंघानिया को बताना चाहते थे, मगर वो नहीं बता सके क्योंकि उसने उनको मार दिया। वो कभी किसी को शॉक देकर मारता था और उनकी बॉडी को नदी में बहा दिया करता था, तो कभी किसी की गर्दन काट दिया करता था, तो कभी किसी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने के बाद उसका गला दबाकर मार दिया करता था। अभी तक जितने भी लोगों की मौत हुई थी उनमें से अगर किसी की लाश हाथ लग जाती तो पुलिस समझ जाती कि ये मर्डर किसने किया है। रवि सिंघानिया पैसे की मदद से बच जाता था। हर बार वो पुलिस को इतना पैसा खिला दिया करता था कि पुलिस भी उसको इस काम के लिए नहीं रोकती थी। मगर एक दिन पुलिस वाले ने उसे यही समझाया कि आखिर तुम कब तक लोगों की जान लेते रहोगे, एक न एक दिन तुम्हारा भांडा फूट जाएगा, इसलिए तुम लोगों की जान ना लो तो बेहतर होगा। तुम जितना हो सके यहाँ पर आने वाले नौकर या जो भी लोग तुम्हारे काम को परख जाते हैं उनको डराने धमकाने की कोशिश किया करो। वो इसी तरह से खामोश हो जाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि हम भी तुम्हें ज्यादा समय तक नहीं बचा पाएंगे। यही वजह थी कि अब अगर रवि सिंघानिया के काम में कोई रुकावट डालता था तो वो उसे ज्यादा से ज्यादा डराने की कोशिश करता था, लेकिन मैं तो उसके डर में भी नहीं आया था। इसलिए उसने मुझे वहां से भाग जाने की वार्निंग दी थी। जब मैं वहां से नहीं भागा तो उसने मुझे किडनैप कर लिया, भूखा प्यासा रखा, मेरे साथ मारतोड़ की, यहाँ तक कि मेरे कंधे में गोली भी मार दी, मगर मैं फिर भी वहां से नहीं गया। उसने सोचा कि वो किसी भी तरह मुझे मार देगा और वो ये भी जानता था कि मैं किरण का बहुत ख्याल रख रहा हूँ। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो ही था जो अपने लोगों के साथ मिलकर पहले मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। घर में ऐसे ऐसे हालात पैदा कर रहा था कि मुझे लगे कि इस घर में भूत है और मैं डर कर यहाँ से भाग जाऊं। मगर मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी, मैं यहाँ से कैसे भाग सकता था। संजय सिंघानिया ने अपने बेटे और उसकी पूरी गैंग को अरेस्ट करवा दिया और मुझसे अपने किए की माफी मांगी। पुलिस भी इस गैंग की काफी लंबे समय से तलाश में थी। उन पुलिस वालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने अभी तक रवि सिंघानिया के आरोपों को छुपाया था। स्मगलिंग के सारे माल को भी अपनी हिरासत में ले लिया गया था। जब सब लोगों को पता चला कि ये काम मेरी वजह से पॉसिबल हो सका तो मुझे सरकार की तरफ से भी इनाम दिया गया था। मेरी माँ का इलाज भी फ्री करवाया गया। इस तरह मेरी माँ का इलाज पॉसिबल हो सका था और उनकी जान बच गई थी, जबकि इस काम से मेरा भी नाम ऊंचा हुआ था। संजय सिंघानिया बहुत खुश थे। अगर आने वाले समय में उनके बेटे की सच्चाई और कुछ दिन खुलकर नहीं आती तो शायद उनकी बेटी जिंदगी की बाजी हार सकती थी। उन्होंने अपनी बेटी का इलाज करवाया तो पता चला कि उनकी बेटी को कुछ ऐसी ही दवाइयां दी जा रही थी जिससे उनकी बेटी का दिमाग खराब हुआ।
हालांकि उनकी बेटी का इलाज तो पहले भी चल रहा था, लेकिन रवि सिंघानिया ने उस डॉक्टर को खरीद लिया था और उससे खामोश रहने के लिए कहा था कि कभी भी वो ये बात उसके पिता को ना बताए। संजय सिंघानिया आज भी मेरे शुक्रगुजार हैं और मैं आज भी ये सोचता हूँ कि कभी कभी इंसान को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। जब इंसान की नीयत सीधी होती है तो ऊपर वाला उसका पूरा पूरा साथ देता है। मेरे लिए आप लोगों को ये सब कुछ बताना भले ही बहुत कठिन था, मगर इससे भी ज़्यादा कठिन वो समय था जब मैं कुछ भी करके अपनी माँ की जान बचाना चाहता था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपनी माँ की जान के साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों की जान का बदला ले चुका हूँ। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है, एक न एक दिन हर बुरे इंसान का भांडा फूट जाता है। रवि सिंघानिया ने अपने काम में रुकावट लाने वाले हर इंसान को मारने की कोशिश की, मगर उसको उसके किए की सजा जीते जी मिलकर रहेगी और आज वो जेल में अपनी जिंदगी काट रहा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।